नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और आपके साथ मैं हूं गुंजन मित्तल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका मकसद है आपको हेल्थ के प्रति जागरूक रखना। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही गंभीर विषय पर, जिस पर आज बात करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं बच्चों में बढ़ते डिप्रेशन के मामलों की। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 5 साल का बच्चा भी डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। छोटे छोटे बच्चे इतने अग्रेसिव होते जा रहे हैं कि माँ बाप बच्चों को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचने लगे हैं। लेकिन ऐसा क्या बदल रहा है? सब कुछ होते हुए भी किस चीज़ का अभाव है कि बच्चे मेंटली डिप्रेस और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समीर कलानी, जो कि सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस शो में। मैडम धन्यवाद। डॉक्टर, शुरुआत करती हूँ मैं आपसे कि आज हर एक एज ग्रुप की ट्रीटमेंट आप करते हैं, पर मैं खास छोटे बच्चों की बात करना चाहूँगी कि किस तरह के केसेस आप देख रहे हैं बच्चों में। मैडम, बच्चों की अगर हम बात करें तो हम 11 या 12 साल से छोटी उम्र की बात कर रहे हैं आज। इस ग्रुप में पेरेंट्स की और बहुत सारे समाज में वर्गों की अवेयरनेस नहीं है बच्चों को जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में उसके लिए। डिप्रेशन और एंजाइटी एडोलेसेंट्स में और टीनेज में तो हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं, अवेयर भी हैं, बट बच्चों में ये फिगर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं हाल फिलहाल में। जी। हम जब छोटे बच्चों की बात करते हैं तो पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को, सबको ये लगता है कि वो ऑटिज्म और अटेंशन डेफिसिट पे सबका ध्यान है। बच्चों की जो मनस्थिति है, माइंड में उदासीपन, डिप्रेशन और एंजाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह नहीं है। जो कन्वेंशनल, जो रेगुलर सिम्टम होते हैं डिप्रेशन के, वो बच्चों में नहीं आ पाते, क्योंकि एक मासूम बच्चा जो होता है वो अपने समस्याओं को समझता नहीं है, उसको एहसास ही नहीं होता कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो जब समझ नहीं पा रहा तो वो आपको और हमें क्या एक्सप्लेन करेगा? बिल्कुल। विचारों के बारे में तो खासकर नहीं बता पाता। तो डिप्रेशन अक्सर जो है छोटी उम्र में मिस हो जाता है और वो एक बिहेवियरल चेंज की तरह ही केवल दिखने लगता है, जिसको हम लोग सब मिलके सोचते हैं, टीचर्स खासकर, कि ये शायद किसी एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, शायद इसमें कोई पेरेंटिंग का या घर में कोई मसला है जिसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, शायद वो पढ़ नहीं पा रहा, शायद वो वातावरण से किसी तरीके से अफेक्टेड है जी। और डिप्रेशन में एक कंफ्यूजन जो और आजकल हो गया है वो कोविड के बाद, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग हो गई है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि शायद ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन एक्टिविटीज की वजह से शायद ये बिहेवियरल चेंज नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अंदर जो ब्रेन के अंदर जो डिप्रेशन है, जो फिजिकल चेंजेस जो बच्चों में आज की डेट में आ रहे हैं वो मिस हो जाता है, डायग्नोज ही नहीं हो पाता। 5 साल के बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम क्या होती है? आप पीछे वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आज एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं, फिर भी कमी किस चीज़ की रह रही है कि बच्चे 5 साल के बच्चे को डिप्रेशन है? मैम, इसको ना बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको कहूँगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप समझेंगे। जब मैं आज से कई साल पहले, मतलब कम से कम 20-25 साल पहले, जब मैं ये देखता था स्कूल के दौरान 5वीं कक्षा में 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे एक क्लास में चश्मा लगा होता था, और आज की डेट में हम जब अपने स्कूल वापस जाते हैं और देखते हैं तो हम देखते हैं कि आधी ज्यादा क्लास को चश्मा लगा हुआ है। जी जी। तो एक 5th स्टैंडर्ड का चाइल्ड जो 10 साल का है, एक 2nd स्टैंडर्ड का चाइल्ड जो 7 साल का है, एक केजी का बच्चा जिसको अपना चश्मा संभाला भी नहीं जा रहा, तो वो आज की डेट में उसको चश्मा लगा हुआ है। तो इसका मतलब शारीरिक तौर पे ब्रेन में, आईज में कोई चेंजेस हुए हैं जो कि आज से 20-25 साल, 30 साल पहले नहीं होते थे। वैसे ही ब्रेन में कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन है वो फिजिकल तौर पे पैदा हो रहा है। मानसिक जो बीमारियां होती हैं उसके लिए हम ब्रेन में सुई डाल के कोई टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम केमिकल एनालिसिस नहीं कर पाते, तो हम सोचते हैं कि शायद ये वातावरण से पैदा हो रहा है क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है। पर अगर आप ब्रेन को एग्जामिन कर सको तो आप ये पाओगे कि ब्रेन में केमिकल सेरोटोनिन जो होता है उसकी कमी हो जाने से डिप्रेशन होता है। अब एक 5 साल का बच्चा, वातावरण से ऐसा क्या इफेक्ट हो जाएगा उसको कि उसका सेरोटोनिन कम हो गया है? बिल्कुल। इसलिए कहीं ना कहीं जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो रहा है, कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो रही है, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आपसे हमसे कहीं आगे हैं समझ में, ऐसे शायद उनके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं जो कि थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। इसलिए डिप्रेशन शारीरिक तौर पे पैदा हो रहा है। बिल्कुल। पर डॉक्टर, हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को एक
टैबू की तरह देखा जाता है, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज इस विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी की तरह, सिर्फ एक नॉर्मल बीमारी की तरह जिसका इलाज संभव है? मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि इस विषय में डिस्कशन होना चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि इस पे स्टिग्मा है, बट इसलिए क्योंकि इसका उपचार बहुत आसान है। बिल्कुल। और इसका डायग्नोसिस ना हो पाना एक व्यक्ति को, एक बच्चे को कई सालों तक तकलीफ देता है, और उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है, उसकी ग्रोथ खराब होती है, उसके वातावरण में उसके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, उसके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं जिसमें आगे जाके उसकी पर्सनैलिटी बनेगी, वो खराब हो जाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि एक शारीरिक समस्या एक सही समय पे डिटेक्ट नहीं हुई और उसका इलाज नहीं हो पाया। जी। आजकल डिप्रेशन का इलाज करना इतना आसान है, इतनी हाईटेक क्वालिटी की मेडिसिन भी आ गई हैं, एक अच्छी थेरेपी का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा उत्सुक होते हैं हेल्प करने के लिए, बट जब डायग्नोस ही नहीं हो पाता तो इलाज क्या होगा। बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक 10 साल का बच्चा आया और वो इतना जूझ रहा था, 3 बार उसने अपने घर की छत से कूदने की कोशिश की। ओके। उसको पकड़ लिया गया। एक बार उसने चाकू लेके अपने आप को पेट में चाकू मारने की कोशिश की, उसको संभाल लिया गया। और जब तक वो मेरे पास आया जी। तो मैंने उससे जब डिटेल में बात की और मैं पीछे जाता गया तो मुझे पता लगा कि कम से कम वो पिछले 5 साल से इस समस्या से जूझ रहा है। ओके। उसके ग्रेड्स कम होते जा रहे हैं, उसके रिलेशनशिप्स खत्म होते चले गए, वो घर में ज्यादातर सीमित रह गया, अपने आप में अकेले ही रहता था, और पेरेंट्स जो है कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है। कई बार काउंसलिंग हुई, बट लेकिन कभी उसका डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पाया। जब उसने अटेम्प्ट की सुसाइड करने की, तब उसको फैमिली अलर्ट हुई और साइकेट्रिस्ट तक पहुंचे। जब मैंने उसको एसेस करना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस व्यक्ति को इस समय सारी समझ है कि क्या उसको प्रॉब्लम है, बट उसको, वो मुझे साफ कह रहा था कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा। हमने बहुत ही कम मात्रा में उसको सेरोटोनिन की दवाई दी। 3 से 6 हफ्ते के अंदर वो ऐसी रिकवरी में आ गया जो कि उसने कभी बरसों से नहीं देखी थी। ओके। और आज 1 साल बीत गया है, वो अपने स्कूल में अपनी क्लास का टॉपर है, अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और अभी 1 साल पहले, अभी कुछ दिन पहले, वो 1 साल की मेरी और उसकी मुलाकात की जो एनिवर्सरी थी वो सेलिब्रेट करने आया था मेरे लिए, कपकेक लेकर। वेरी नाइस। तो जो हम रिकवरी देखते हैं हमारी फील्ड में, जी। वो बहुत ही बेहतरीन है। मेंटल हेल्थ से आसान ट्रीटमेंट किसी और फील्ड में नहीं है। बट डॉक्टर, इसके रिकवरी पीछे आप परमानेंट। वजह क्या मान रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिली एक वजह है, या एक ओनली चाइल्ड एक वजह है? क्योंकि हमेशा कहा जाता है ओनली चाइल्ड इज अ लोनली चाइल्ड, जो आजकल हम सिर्फ एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं, ये वजह है? या फैमिलियां सिमटती जा रही है, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, खेलने का टाइम कम हो गया है, तो ये सब भी फर्क डालते हैं बच्चे की हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे? मैम, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ज़्यादातर जो वेटेज होगी वो शारीरिक होती है, और कुछ वेटेज जो है साइकोलॉजिकल, पेरेंट्स, टीचर्स, वातावरण की रहती है। जी। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लिनिकल डिप्रेशन की। हम्म। अब इसमें जब हम बायोलॉजिकल वेटेज की बात करते हैं, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमें 3-4 फैक्टर्स बड़े साफ हैं इसके अंदर। एक है कि पेरेंट्स में जो उनकी उम्र थी, जिस टाइम पे बच्चा कंसीव किया गया, हमें ये देखा गया है कि ये पेरेंट्स की उम्र जो है ज्यादा थी। एटलीस्ट मदर जो थी वो 30 के आसपास तो पहुंच ही गई थी, इफ नॉट मोर देन 30। जी। आजकल आप देखेंगे जो है एजुकेशन के आने के बाद, प्रोफेशन में कट थ्रोट कंपटीशन होने के बाद, अगर हम सिंगल चाइल्ड की बात करें तो वो चाइल्ड ही बहुत लेटर एज में किया गया है। बिल्कुल। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जी, उसकी जी। भी एजिंग हो जाती है। सेकेंड, हमने ये फैक्टर देखा है कि जब पेरेंट्स, जब मदर स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान जितना स्ट्रेस मदर के लाइफ में रहा उस समय, उनके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हुए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कोई अंडरलाइंग फैक्टर्स जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी चल रहे थे जिसका उपचार नहीं हुआ, तो बच्चे में कुछ हद तक मेलनरिशमेंट हुआ एट द टाइम ऑफ बर्थ, कुछ प्रीमेच्योर बर्थ, कुछ अंडरवेट बर्थ, ये बड़ा कॉमन हो गया और आगे चल के वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल। तीसरी चीज है जो कि अक्रॉस द बोर्ड है, जो कि एक एवोल्यूशनरी शिफ्ट है आज की डेट में ह्यूमैनिटी में। अगर आप ग्लोबल फिगर्स देखोगे
तो डिप्रेशन जो है चंद चंद ही सालों में कार्डियक इलनेस को ओवरटेक करके ग्लोबली नंबर 1 इलनेस बनने वाला है। तो बच्चों में वो रिस्क तो रहेगी ही फिर कंपेयर टू द वर्ल्ड। जी तो ये फैक्टर्स जो हमें क्लियरली मिले। जी डॉक्टर कलानी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप 5 साल या 11 साल वाले केस की बात करते हैं तो एज ए पेरेंट हमें अपने बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स या बिहेवियरल चेंजेस नोट करने चाहिए? जैसे आपने कहा कि 5 साल से उस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, तो कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें नॉर्मल बिल्कुल नहीं मानना चाहिए अपने बच्चों में? डिप्रेशन बच्चों में कन्वेंशनली कहा जाता है, रेगुलरली हमें जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें कहा जाता है कि इट इज़ एन एटिपिकल डिसऑर्डर। जी एटिपिकल का मतलब होता है कि जो डिप्रेशन के बारे में आप और हम जानते हैं वो उससे बिल्कुल अलग होता है। एक ग्रोइंग चाइल्ड के लिए उसकी उम्र के हिसाब से वो बच्चा जो है बिहेव नहीं करता, उसका बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है। वो या तो बहुत अकेला रहने लग जाता है या वो बहुत एग्रेसिव होने लगता है, जी वो इरिटेबल होने लगता है, उसका अपने आसपास के लोगों के साथ जो है बिहेवियरल चेंज नजर आने लगता है और उस पे एक नॉटी बिहेवियर की कमेंट या एक हाइपर एक्टिविटी की कमेंट आनी शुरू हो जाती है। दूसरा हमने देखा है कि बच्चों की जो फीडिंग हैबिट्स हैं, जो उनकी डाइट है, उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। और हाँ, ज़्यादातर जो है उस केस में आप सिर्फ पीडियाट्रिशियन तक सीमित रह जाते हैं। आप एक पीडियाट्रिक्स डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि टेस्ट कराते हैं और वो फिजिकल पैरामीटर्स में कोई चेंजेस नहीं मिलते उनको। बच्चों में जो चेंजेस डाइट में आप नोटिस करेंगे तो उसमें ऐसा होने लगेगा कि वो बाहर के फूड्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्रेविंग करना शुरू कर देते हैं। जी जी और जब आप पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएंगे तो ज़्यादातर डॉक्टर्स को ये लगता है कि शायद ये ग्रोइंग एज के या वातावरण के रिलेटेड इफेक्ट है कि भाई फास्ट फूड अवेलेबल है, देखा देखी में बच्चा फास्ट फूड क्रेव कर रहा है। तो हम देखते हैं कि डिप्रेशन की वजह से वो या तो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है और ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी चीज़ें, फास्ट फूड चीज़ें, जी घर का सरल फूड उसको भाता नहीं है, या फिर डाइट बहुत कम हो जाएगी। और इस तरह के बच्चे अपने वेट को लेके बोलना शुरू कर देते हैं, अपने फिगर्स को लेके बोलना शुरू कर दें, अपनी चीज़ों को लेके कंसर्न होना शुरू हो जाते हैं और उसमें हम सोचते हैं शायद सोशल मीडिया का इफेक्ट है। बिल्कुल तो ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं। एक बच्चा है वो 8.5 साल का है, जब वो मोबाइल मांगता है तो उसकी फैमिली अगर उसको मोबाइल नहीं देती तो वो थ्रेटन करता है। एक बार उसने अपने अपने चाहते हुए अपने उसको जो बहुत प्रिय है अपना पपी उठा लिया उसने, उसके अपने पपी के गर्दन पे उसने अपना चाकू रख लिया और अपनी मदर को कहा अगर मोबाइल नहीं दोगी तो मैं इसका गला काट दूंगा। शिट तो उसकी मदर को ये बात नहीं समझ में आई, तो जी वो ये सोचते रहे, थेरेपिस्ट के पास ये जाते रहे सोच के कि शायद इस बच्चे को एडिक्शन हो गया मोबाइल का, ओके डिवाइसेस का। तो व्यवहारिकता में जो चेंज है वो सबसे पहले उसमें ब्रेन का क्या रोल है और जो ब्रेन में शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप एक पीडियाट्रिशियन के पास गए, आपके बच्चे के पेट में दर्द उठ रहा है, तो डॉक्टर पहले क्या करेगा? पेट की जांच करेगा, ना कि ये कहेगा कि बच्चा क्या खाता है और कुछ खाने की वजह से उसको शायद पेट में दर्द हो रहा है। पहले वो कहेगा कि पेट में इन्फेक्शन तो नहीं है, पेट में कोई कीड़े तो नहीं है, तो उसकी वो जांच करेगा। तो पहले वो शरीर की जांच होती है, फिर जब शरीर नॉर्मल होता है तब आप उसके अन्य चीजों की देखते हैं। हमारे साथ क्या होता है, हम शरीर की जांच ही नहीं कर पाते, हम ब्रेन में सुई नहीं डाल सकते, हम ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उसके एनालिसिस नहीं कर पाते। तो ज्यादातर हमारे मरीज जो हैं इस समस्या में, इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि क्या ये डिप्रेशन है वास्तविकता में या सिर्फ एक बिहेवियरल चेंज है। बिल्कुल। डॉक्टर, एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग में हम गलतियाँ किस तरह की कर रहे हैं? क्या बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना या बच्चों पर किसी चीज़ के लिए ओवर प्रेशराइज्ड करना, ये भी बहुत बड़ी वजह है? मैडम, पेरेंटिंग में जो कुछ साल पहले होता था, स्पेशली अगर मैं लास्ट 10 साल की बात करूं, तो मैं कहूँगा कि काफ़ी चेंज आया है। जी सोसाइटी में काफ़ी अवेयरनेस आया है। चाहे आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप समाज में रहते हैं, आपको आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि किसी 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ने बोर्ड एग्जाम्स के दौरान जो है सुसाइड इवेंट हो गया। कॉलेजेस में काफ़ी इवेंट हो रहे हैं। तो पेरेंट्स आज की डेट में काफ़ी सतर्क हैं और पेरेंटिंग स्टाइल्स पे, क्योंकि टीचर्स में और स्पेशली स्कूल में काउंसलर्स होने की वजह से पेरेंटिंग स्टाइल्स पे काफ़ी काम ऑलरेडी हो रहा है। यहाँ पे जो गैप रह जाता है
वो गैप ज्यादातर इस बात पे होता है कि अगर बच्चा किसी ब्रोकन फैमिली से आता है, जी। वहां पे आज की डेट में फिर भी गैप रह जाता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। हर जो एक पेरेंट है अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, स्पेशली अगर वो साइकोलॉजिकल इश्यूज से खुद जूझ रहा है, तो बच्चे के ऊपर वो डिस्प्लेस हो जाती है। एक लेडी है हमारे पास, वो अपने 6 साल के बच्चे के साथ काफी फाइट कर रही हैं उस समस्या को लेके कि बिहेवियरल चेंज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। जबकि पता लगा कि वो खुद डिप्रेशन में है क्योंकि उनका अपना जो रिलेशनशिप रहा वो यही ठीक नहीं यही गया है। सवाल मैं अगला पूछना भी चाहती थी आपसे कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप का असर बच्चों पे कैसे पड़ता है, क्योंकि एक एक्टर ने भी बताया था जब उनके पेरेंट्स सेपरेट हुए थे तो बहुत छोटी उम्र के थे और उनका सारा प्रेशर उनकी लाइफ पर पड़ा था, जो उनके रिलेशनशिप की नेगेटिव सारी प्रभाव था उस एक्टर पे पड़ा था, जिससे वो काफ़ी ओबीज भी हो गया था, अकेला रहना पसंद करता था और काफ़ी सारी बीमारियां भी हो गई थी। तो यही कि पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो कितना अहम है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। मैम, इसमें जिस वर्ग की हम आज बात कर रहे हैं, इसमें मेरे हिसाब से हमें सबसे बड़ा एडवांटेज है इस डिस्कशन को सोसाइटी तक पहुंचाने में कि ये एक ऐसी उम्र है, जी। अगर इस उम्र में पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वातावरण में स्ट्रगल हो रहा है, तो बच्चे इस उम्र में ऐसे हैं जो कि इस ट्रॉमा से बच सकते हैं। अगर 10 साल 11 साल से छोटी उम्र का बच्चा है, उसके पेरेंट्स सेपरेट होते हैं, और अगर वो 15 साल या 16 साल का है जब उसके पेरेंट्स सेपरेट होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अलग है। तो सोसाइटी को, पेरेंट्स को ये समझना है कि अगर हम इस उम्र में चीज़ों को संभाल लें और हम बच्चों पे जो इम्पैक्ट हुआ है उसका कुछ समाधान करें, जी। तो ये बहुत आसान हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि आगे उम्र में फिर समस्या बनने का चांस कम है। जी। जैसे अगर आपने एक पिक्चर देखी हो, लाइफ इज ब्यूटीफुल, उसमें एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। मदर कंसंट्रेशन कैंप की ये फिल्म है जिसमें ज्यूज ने बहुत उत्पीड़न देखा था। उस बच्चे का फादर मदर से अलग होने के बावजूद भी उस बच्चे को ये एहसास नहीं होने देता कि उसके वातावरण में क्या हो रहा है। तो जी। जब वो कैंप से निकलता है तो उस बच्चे को उस चीज का ट्रॉमा नहीं डेवलप होता कभी, बिल्कुल। जबकि वो सबसे ट्रॉमेटिक इवेंट था उस व्यक्ति की, उस कम्युनिटी की लाइफ में। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें लाइफ में, मैं ये नहीं कहता कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, जरूर आती हैं, जी। बट अगर हम इस वर्ग के लिए स्पेशल अटेंशन दें, हम उस दिन का वेट ना करें कि जब हमारा बच्चा 10th में या 12th में जाएगा उसको क्या समस्याएं आएंगी और वो कैसे उस समय अपने बोर्ड एग्जाम की तनाव से बचेगा। हम उस पर ध्यान दें 4th स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में, 2nd स्टैंडर्ड में। हम उसमें जो डेवलपमेंट करना है, क्योंकि ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं आज की डेट में, जी। दे आर वेरी वेल अवेयर। तो अगर मैंने एक उदाहरण आपको जैसे मोबाइल का दिया, अगर मैं मोबाइल के हिसाब से मोबाइल की बात करूं, तो एक बच्चा जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, अगर वो मोबाइल को सहारा बनाता है, तो वाइस वर्सा मोबाइल जो है एक बच्चे के लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत प्ले करे एट दिस एज, ये ठीक नहीं है। सर, मैं आपसे एक हमारे सवाल का जवाब जानना चाहूँगी। जब आप 11 साल के उस बच्चे की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका एडल्टहुड कैसा रहेगा। जो बच्चा अभी ऐसा कर रहा है, या वो ठीक हो के नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, या उसकी ग्रोथ पे या उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी पे भी इसका असर देखने को मिलेगा? मैम, डिप्रेशन का 10 साल की उम्र में आ जाना, 11 साल की उम्र में आ जाना इतनी अहमियत नहीं देगा जितनी अहमियत इस बात पे रहेगी कि क्या कितना समय लगा उस डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होने में। जी। जैसे वो बच्चा मेरे पास 5 साल के गैप के बाद आया है, 5 साल पहले बीमारी शुरू हुई, आज 10 साल की उम्र में वो मेरे पास पहुंचा है। तो 5 साल के समय का जो नुकसान, जो उसकी ग्रोथ पे जो गैप रह गया, वो उसको दिक्कत करेगा, ना सिर्फ बीमारी। मेरे पास एक 12 साल की लड़की आती है जिसके केवल 3 महीने की हिस्ट्री है, केवल 3 महीने से वो डिप्रेशन में है और वो जूझ रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो अब 6 हफ्ते बाद जब उसका डिप्रेशन खत्म होगा, तो उसके पास केवल 3 महीने का कैचअप करना है उसने। जी। उसके माइंड ने जो ग्रोथ लानी है, वो केवल 3 महीने वर्थ ऑफ गैप जो है उसने कवर करना है। जी। इन चीजों का इम्पैक्ट होता है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू
वन ऑफ द बेस्ट रिकवरी इन मेंटल हेल्थ, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। जी, चलते चलते आप पेरेंट्स और सोसाइटी को क्या सलाह देना चाहेंगे कि पेरेंटिंग हमारी कैसी हो ताकि बच्चा अपना जो बचपन है वो बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सके? हम सोसाइटी में और पेरेंट्स जो कर रहे हैं उसमें वो कोशिश करें कि एक अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करें। जी, बच्चे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमारे माँ बाप हम पे पूर्ण रूप से कंप्लीट ध्यान दें, अपना काम ना करें, अपनी जिम्मेदारियां ना संभालें। बच्चे बहुत रेजिलियंट होते हैं, बट उनका ये ज़रूर होता है कि जब हमें समय दे मिले पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, तो वो अच्छे से मिले, गुड क्वालिटी समय मिले। सो बैलेंस के साथ साथ क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन हैव टू बहुत इम्प्रूव। ज़रूरी। जी, बिल्कुल। एक पेरेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ों से आज उनका बच्चा एक्सपोज हो रहा है उसके बारे में खुद भी जानकारी रखिए। उनको पता होना चाहिए कि और ये बहुत स्नैपचैट क्या ज़रूरी होता है है, कि बच्चे इंस्टाग्राम को क्या होता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्रोवाइड कराने के साथ साथ अपना कीमती समय भी दें। ये नहीं कि सिर्फ यस, उसको टैबलेट दिया, फ़ोन दिया या टॉयज़ दे दिए उसकी मनपसंद के, उसे अपना समय भी दें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एक डॉक्टर, मदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। तो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बच्चे का किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से दूर रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही बच्चे को एक ऐसा माहौल मिले जहां उसकी स्किल्स और लाइक्स डेवलप हो सके। इसलिए अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं और उनके मन की बात जानने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर कल हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.